नमस्कार दोस्तों। इसके पहले के वीडियो में मैंने मगध साम्राज्य के 7 राजवंशों के बारे में बताया। आज गुप्त राजवंश के बारे में बात करूंगा। और इन जितने भी राजवंशों के बारे में हमने चर्चा की है उसमें हर्यक वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। आज बात करेंगे गुप्त राजवंश पर। गुप्त राजवंश मगध पे शासन किया, तो चलिए देखते हैं गुप्त राजवंश। गुप्त वंश 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक मगध पे शासन किया, लगभग 550 ईस्वी तक। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे और इनके बाद इनके उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। श्रीगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। यहाँ से गुप्त वंश के प्रतापी राजाओं का क्रम शुरू होता है चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा था। चलिए इससे जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं जिसके बारे में जानेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 325 ईस्वी तक मगध पे शासन किया। सबसे पहले इसने कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी से अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए इसने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इसने गुप्त वंश के प्रथम शासक था जिन्होंने चांदी के सिक्के प्रचलित किए। सबसे ज़्यादा मात्रा में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के समय में प्रचलित हुआ। इसे महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। बहुत ही प्रतापी राजा था, इस वजह से इसे महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। राज रानी सिक्के, कुमार देवी से विवाह के स्मरण में, कुमार देवी से विवाह के अपने विवाह के स्मरण में राजा रानी नाम के चांदी का सिक्के जारी किया था। राजा रानी नामक चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम के समय ही गुप्त संवत 320 ईस्वी से गुप्त संवत जारी किया गया था। गुप्त संवत कब से जारी किया गया था? 320 ईस्वी से चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त 325 से 375 ईस्वी तक मगध पे शासन किया। समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी राजा हुआ। यह भारत का नेपोलियन कहलाता है। इन्होंने उत्तरापथ के 9 राजाओं को पराजित किया था तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था। इस वजह से इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह बहुत ही विद्वान था, बहुत ही संगीत प्रेमी था, विद्वान था और युद्ध कौशल में निपुण था। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। विद्वान होने के कारण इसे कविराज भी कहा गया। कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया, समुद्रगुप्त को ही कविराज बोला गया। संगीत प्रेमी होने के कारण कहा जाता है कि यह बीना बजाने का शौकीन था और इसके समय के सिक्के जो थे उस पे बीना बजाते हुए इसका चित्रित किया गया था। समुद्रगुप्त को चित्रित किया गया था बीना बजाते हुए उसके सिक्कों पे। इसे पृथ्व्या परमवीर की भी उपाधि दी गई थी। पृथ्वी का परमवीर था ये, इसको ऐसा कहा जाता है, पृथ्वी का परमवीर। पृथ्व्या परमवीर की उपाधि से भी इसको नवाजा गया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चलिए एक और है इससे जुड़ा हुआ पॉइंट, परम भागवत। इसको भी ध्यान रखना है। परम भागवत, समुद्रगुप्त को परम भागवत की भी उपाधि दी गई थी। और परम भागवत की उपाधि कई गुप्त राजाओं को दिया गया, लेकिन यह सबसे पहला राजा था जिसको परम भागवत की उपाधि दी गई। गुप्त वंश का सबसे पहला राजा था, शासक था समुद्रगुप्त, जिसको परम भागवत की उपाधि दी गई।
समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया मगध पे। इसे विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया। यह भी बहुत प्रतापी राजा हुआ। इसे विक्रमादित्य सकारी, इसे सकारी भी कहा गया है। बाणभट्ट के हर्षचरित में इसे सकारी कहा गया है। सकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शकों पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए इसे सकारी भी कहा गया। और इसे भी परम भागवत की उपाधि दी गई। चंद्रगुप्त द्वितीय को भी परम भागवत की उपाधि दी गई। यहाँ समुद्रगुप्त को भी परम भागवत की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय और अन्य कई नामों से जाना जाता है। देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से इसे जाना जाता है। यह बिंबिसार के तरह ही अपने राज्य विस्तार के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से में विवाह किया था, जैसे नागवंश, बकाटक वंश, कदम वंश। इन वंशों से यह वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को विस्तार किया था और इनसे सुरक्षित भी किया था अपने राज्य को। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 9 विद्वान इनके दरबार में रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। उन नवरत्नों में कुछ नवरत्न हैं कालिदास, बराहमिहिर, छपनक, ये सब इसके दरबार में ही रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न रहते थे। कौन कौन? कालिदास थे, बराहमिहिर थे, छपनक थे और भी थे। तो नवरत्नों, उन्हें नवरत्न कहा जाता था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा किया था। फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम, इसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम होता है, जो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक भारत मगध पे शासन किया। और गुप्त वंशों में यह बहुत प्रतापी राजाओं में से सबसे आखिरी है। इन राजाओं का क्रम है जो गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए। कुमारगुप्त के बाद इनके मगध साम्राज्य पे गुप्त वंश का पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। कुमारगुप्त अंतिम सबसे शक्तिशाली, गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। कुमारगुप्त प्रथम से जुड़े कुछ तथ्य यहाँ हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, जो आज नालंदा खंडहर है, वो कभी विश्वविद्यालय हुआ करता था 5वीं सदी में, और उसको कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। एक दिल्ली का महरौली लौह स्तंभ है। दिल्ली में महरौली लौह स्तंभ कुतुब मीनार के आसपास है, और कहा जाता है कि वह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही बनाया गया था, क्योंकि उस पे जो अभिलेख है उसमें चंद्र नामक किसी राजा का वर्णन किया गया है, जिसका संबंध बताया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय से। और कहा जाता है कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए कुमारगुप्त ने उस स्तंभ को बनवाया था, महरौली का स्तंभ। कुमारगुप्त के बाद एक गुप्त शासक और है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी प्रतापी राजाओं में इसकी गिनती होती है गुप्त वंश के। और स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। यह मगध को, या यूँ कहे भारत को, हूनों से बचाया था। हून आक्रमण से इसने बचाया था और हूनों पर विजय प्राप्त किया, इसलिए इसे परम भागवत की भी उपाधि दी गई। परम भागवत की उपाधि यहाँ समुद्रगुप्त को मिला, चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला और स्कंदगुप्त को भी मिला। स्कंदगुप्त सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील के बारे में भी बताया गया था इसके पहले के वीडियो में,
कि सुदर्शन झील मौर्य शासक के समय एक पुष्यगुप्त नाम का सौराष्ट्र का राज्यपाल था जिसने सुदर्शन झील बनवाया था। उसी को बाद में मरम्मत कौन करवाया? सुदर्शन झील का ये स्कंदगुप्त बाद में सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। अब गुप्त काल से कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम यहाँ बता देते हैं। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसलिए कहलाता था कि गुप्त काल बहुत ही संपन्न था। उस समय प्रजा बहुत संपन्न थे, अर्थव्यवस्था ठीक था, कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में भी विकास हुआ था। इस कारण से खगोल के क्षेत्र में भी विकास हुआ था। इस कारण से इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। और गुप्त काल के समय एक ताम्रलिप्ति जगह है जिसका जिक्र किया जाता है, क्योंकि गुप्त काल में जो व्यापार होते थे वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ही होते थे। ताम्रलिप्ति बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह उस समय का था जहाँ से व्यापार किया जाता था। और गुप्त के समय भूमि अनुदान देने की प्रचलन बहुत ज़्यादा था। गुप्तों ने बहुत ज़्यादा भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिया और मंदिर निर्माण में भी यह भूमि अनुदान दिया बहुत ज़्यादा मात्रा में। एक पॉइंट और है, जैसा कि धर्म ग्रंथों में कहा जाता है, धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि भूमि पर जो कर लगाया जाता था वह कितना लगाया जाता था? 1/6 हिस्सा। गुप्त काल में भी कर कितना था? 1/6 हिस्सा। कर का दर 1/6 हिस्सा ही गुप्त काल में भी था। तो चलिए गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग जाने, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हुए, उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच का उत्तराधिकारी होता है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से जाना जाता है। इसी के समय भारत फाहियान आया था, चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम होता है, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, मेहरौली स्तंभ बनवाया था। और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त हुनों पर विजय प्राप्त किया और सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। गुप्त काल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और इससे संबंधित बंदरगाह ताम्रलिप्ति, भूमि अनुदान की प्रक्रिया गुप्त वंश में ही था और कर का दर 1/6 था। अब चलिए बात करेंगे इससे संबंधित पूछे गए क्वेश्चन पे। इससे संबंधित जो बीपीएससी और यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बात करते हैं। तो चलिए गुप्त से संबंधित प्रश्न की ओर बात करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन जो हम दिए हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 56वीं बीपीएससी, 59वीं बीपीएससी और 1990 यूपीपीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या कह रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो अभी आप लोग देखें कि समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त उत्तरापथ के 9 राजा और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त, गुप्तश्री, देवराज किसका अन्य नाम था, उपनाम? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ये नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का देवगुप्त, देवश्री, देवराज, ये नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का था। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देवगुप्त किसका नाम था, और यूपीपीसीएस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण
किया था। अब बताइए कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी धारण किया था, स्कंदगुप्त ने भी ये परम भागवत की उपाधि इसको भी दी गई थी। तो प्रथम कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इस पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, है ना। इससे इस परम भागवत की उपाधि दिया गया है सर्वप्रथम समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय लोक सेवा आयोग चंद्रगुप्त द्वितीय को माना था कि उसे परम भागवत की उपाधि दिया गया था। लेकिन बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मान्यता दिया कि समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसे परम भागवत की उपाधि दी गई थी। तो समुद्रगुप्त प्रथम शासक हुआ जिसको परम भागवत की उपाधि दी गई। मे भी अगर समुद्रगुप्त ऑप्शन में नहीं हो तो चंद्रगुप्त द्वितीय मार सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर समुद्रगुप्त है तो समुद्रगुप्त ही होगा। पृथिव्या परमवीर उपाधि किसे दिया गया था? पृथिव्या परमवीर की उपाधि किसे दिया गया था? तो ये भी समुद्रगुप्त को ही दिया गया था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। पहला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त ही है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि दी तो समुद्रगुप्त ही है। और पृथ्वी परमवीर की उपाधि तो समुद्रगुप्त ही है। ये भी यूपीपीसीएस 2016 में पूछा है। ये पूछा है क्वेश्चन 2009 और 2015 यूपीपीसीएस में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हून के आक्रमण से सर्वाधिक विचलित थे? राजवंश पूछ रहा है, कौन सा राजवंश था? तो गुप्त राजवंश ही हून से विचलित था। हूनों का आक्रमण इसके समय में हुआ था, गुप्त वंश, है ना। और ये 1993 में यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था। हूनों को पराजित करने वाले गुप्त सम्राट कौन था? तो आप लोगों ने हून के बारे में पढ़ा कि हूनों को पराजित किया था कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त या हून को पराजित करके मगध की रक्षा किया था बहुत लंबे समय तक। तो स्कंदगुप्त, ये भी बीपीएससी के क्वेश्चन है। 53वीं और 55वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ये 63वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये आप लोग जानते ही हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था भारत? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? कौन सा, किस वंश ने ब्राह्मणों को जमीन ज़्यादा दिया अनुदान में, और मंदिरों को भी अनुदान में भूमि ज़्यादा दिया था, ग्राम अनुदान दिया था? तो ये भी गुप्त वंश ही था। गुप्त वंश सबसे ज़्यादा भूमि अनुदान दिया था मंदिर बनाने के लिए, और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा भूमि गुप्त वंश ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता था? ये क्वेश्चन पूछा गया है 60वीं बीपीएससी और 62वीं बीपीएससी, है ना। अपृहत भूमि, अपृहत कहा जाता था। तो ये भूमि होता था अपृहत, है ना। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो ये जंगली भूमि था, बिना जोते गए जंगली भूमि को, बिना जोते गए जंगली भूमि, जोते गए जंगली भूमि अपृहत कहलाता था। तो आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़े, उससे संबंधित पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। जितने भी नहीं कह सकते हैं उससे पीसीएस से संबंधित, पीसीएस में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, गुप्त वंश से, उसके बारे में हम लोगों ने जाना।
तो धन्यवाद दोस्तों। अब अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।